प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये गाथा रॉयल इंडियन नेवी के उन देशभक्त नौसैनिकों के संघर्ष की है जिन्होंने सन 1946 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान करके हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। आजादी की जंग का ये वो अध्याय है जिसे नौसैनिकों ने अपने खून से लिखा, लेकिन इतिहास में जो अनलिखा रह गया। रहबर मुल्को हम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी सुना, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। ऐ रहबर मुल्को कौम बता, ऐ रहबर मुल्को कौम बता। रॉयल इंडियन नेवी की हड़ताल देश भर में और समुद्र पार तक फैल चुकी थी। ब्रिटिश स्थिति का जायजा ले रहे थे और हमला करने के लिए सही मौके की तलाश में थे। उधर रेटिंग्स अनुशासित ढंग से इस आंदोलन का संचालन करने की तैयारी में लगे थे। बीस फरवरी को ही अलग अलग जहाज़ों एस्टेब्लिशमेंट के प्रतिनिधियों को लेकर नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की पहली ऐतिहासिक बैठक सुबह लगभग 11 बजे तलवार में हुई। एमएस खान को इस कमेटी का प्रधान चुना गया। नाम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इंकलाब ओ इंकलाब ओ इंकलाब, इंकलाब इंकलाब। कोई कुव्वत राह से मुझको हटा सकती नहीं, कोई जरूरत मेरी गर्दन को झुका सकती नहीं। रंग सूरज का उड़ाता है मेरे सीने का दाग, पद सर का बदल देता है रुख मेरा चिराग। हमारा संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ है। युद्ध के पिछले 6 सालों में ब्रिटिश अफसरों ने हमारे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया, इंसानों जैसा नहीं। हमें सिर्फ अपनी मांगों के लिए नहीं लड़ना, बल्कि अपने देश की आजादी के लिए लड़ी जा रही बड़ी जंग में शामिल होना है। इसके लिए हमें आईएनए के सभी बंदियों को रिहाई की मांग करनी होगी। हमें एक बात याद रखिए कि इन गोरे अफसरों के आगे हमें आत्मसमर्पण नहीं करना है। जंग में हमने अपनी बहादुरी साबित की है, अब समय आ गया है कि इन गोरे नेवी के अफसरों को अपनी बहादुरी की मिसाल देनी है। इस संघर्ष में चाहे हमारे हाथ कुछ न लगे, लेकिन हमें आत्मसमर्पण नहीं करना है। जरूरत पड़े तो आजादी के लक्ष्य के लिए अपना जीवन बलिदान कर देना है, लेकिन ब्रिटिशों के गुलाम। हर जहाज और एस्टेब्लिशमेंट से नौसैनिक तलवार के लिए सुबह ही रवाना हो चुके थे। उनकी आपस में बैठकें हुई थी, हड़ताल के मुद्दों पर चर्चा हुई थी और संघर्ष की रूपरेखा तैयार की गई थी। कौन सी मांगें रखी जाएंगी, इस पर विचार विमर्श हुआ था। उनकी केंद्रीय समिति ने अपनी मुख्य मांगें रखी। सभी भारतीय राजनैतिक बंदियों को रिहा किया जाए, आज़ाद हिंद फौज के सभी बंदियों को रिहा किया जाए, इंडोनेशिया से भारतीय फौजों को वापस बुलाया जाए,
कमांडर किंग के विरुद्ध कार्यवाही की जाए, गोरे और हिंदुस्तानी सैनिकों का भेदभाव हटाकर सबको समान वेतन दिया जाए, खाने के स्तर को सुधारा जाए। इस बीच शहर में ब्रिटिश फौजों की आमद रफ्त तेज हो चुकी थी। किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। दोपहर 3:30 बजे मिलिट्री ट्रकों ने नौसैनिकों को उठाना शुरू कर दिया। हमला हो चुका था, लेकिन वो अभी सावधानी से काम ले रहे थे। उन्हें डर था कि नौसैनिक भी जवाबी हमला करेंगे। नौसैनिकों और जनता के बीच जो गठजोड़ बन चुका था, वो उसकी ताकत का अंदाजा लगा रहे थे। अरे सुनो, इधर सुनो। कासल बैरक में हमारे भाइयों को गोलियों से मारा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। सुन रहे हो तुम लोग? हमें जल्दी उनकी मदद के लिए वहां पहुंचना होगा। बेकार बातों में वक्त बर्बाद मत करो, चलो जल्दी। लेकिन हम लोग कैसल बैरक्स तक पहुंचेंगे कैसे? अरे वो लोग तो हमें रास्ते में ही गोलियों से भून डालेंगे। वहाँ पहुँचकर भी हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो हथियार भी नहीं है। हथियार उनके पास नहीं थे, लेकिन वो चुपचाप बैठे भी न रह सकते थे। आखिर तय किया गया कि वो सादा कपड़ों में बाहर निकलें और जनता से अपील करें कि वो इस जंग में उनका साथ दें। The British had already sent for massive forces, and in the morning just before the surrender at 8 o'clock, I saw 2 British cruisers and some destroyers coming into the harbour. They were very powerful vessels, and of course the Indian ships would have been sitting ducks. We only had small little ships at that time. I could see an aircraft, Royal Air Force bomber, going over the barracks. And I pointed out to that, I said, look, one bomb from that aircraft will demolish this barracks, and 2 or 3 runs by that will see end of the naval dockyard and most of the navy. So I said, all I can tell you is, I promise you nothing, that you will get nothing. British troops were called in, presumably by somebody higher authority, I am not to know, presumably under the instruction of the Viceroy and the Governor General of India. And they came along there and told them under point of guns, presumably Sten guns or something like that, told our sailors to sit in the classroom. The British called the Eastern Fleet Command, cruisers, destroyers, they were based in Ceylon. They moved into Bombay Harbour, and then they trained all their guns on the ships, and they gave a date to the time that by this time, if you do not put up black flags, we'll blow you up. They were in Bombay, they were in Karachi also, suppressing the mutiny. And the then Naval Chief, Vice Admiral Sir John Godfrey, he made a broadcast on the radio, All India Radio, that he's called for reinforcements from the Royal Navy, cruisers, and he threatened to sink the Navy also. That really inflamed the sentiments of everybody. Admiral Godfrey, who was then the Chief of Naval Staff, made a horrible speech, a broadcast, that I will quell this mutiny even if whole Indian Navy is destroyed. He made a bloody ass of himself. He is giving us order, and that was the wrong time too. That whole this thing is already to destroy Royal Indian Navy. The whole imperialist. ये जंग अब कासल बैरक से लेकर समंदर में जहाज़ों तक फैल चुकी थी। जहाज़ों, बैरकों, जेटी, डॉक्स, हर जगह नौसैनिक बहुत आवेश में थे। उनकी मीटिंग्स हो रही थी। मोर्चाबंदी कैसे की जाए और कैसे सबको एकजुट रखा जाए, इस पर विचार हो रहा था। मुंबई में तलवार, फोर्ट बैरक्स, कैसल बैरक्स, सब रेटिंग्स ने एक साथ मिलकर हड़ताल कर दी है। क्या हड़ताल? हाँ, हड़ताल। वे सब एक साथ मिलकर हड़ताल पर चले गए हैं। सब ने एक साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। तो फिर हमें भी तुरंत हड़ताल पे चले जाना चाहिए। नौसैनिकों के रोष का लावा कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, जामनगर, दिल्ली, कराची
विशाखापट्टनम की बंदरगाहों और समुद्र पार के जहाजों तक फैल गया था। कलकत्ता में HMIS हुगली से हड़ताल की शुरुआत हुई। नौसैनिकों ने तुरंत एक हड़ताल समिति का गठन किया और सभी जहाजों से नौसैनिकों ने संघर्ष का ऐलान कर दिया। हमने यह तय किया है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, हम हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे। कराची में इस बीच स्थिति गंभीर हो चुकी थी। बहादुर और हिंदुस्तान पर नौसैनिकों ने ब्रिटिश झंडा उखाड़ फेंका और आग में झोंक दिया। गार्ड रूम के ताले तोड़कर कैदियों को रिहा कर दिया। नौसैनिकों पर काबू पाने के लिए मिलिट्री को कई बार गोली चलानी पड़ी। मद्रास का समूचा नेवल बेस अडयार हड़ताल की चपेट में था। नौसैनिक अपनी बैरकें छोड़कर क्रांतिकारी नारे लगाते शहर में निकल पड़े थे। और ये जंग जब तक जारी रहेगी जब तक कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। और ये महज एक हड़ताल नहीं बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ वो जंग का ऐलान है कि उन्हें पता चलना चाहिए कि भारतीय अब जागरूक हो गए। आपकी हड़ताल का मकसद क्या है? हमारी हड़ताल आजादी के लिए लड़ी जा रही लड़ाई का एक हिस्सा है। हमारी हड़ताल सिर्फ रोटी के लिए नहीं, आजादी के लिए है। सालों से ब्रिटिश हुक्मरानों की जातियों के खिलाफ गुस्से और नफरत का जो लावा दबा पड़ा था वो फूट पड़ा है। बंबई, कराची और देश में हर जगह फैल चुकी है हड़ताल ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति की जंग है। विशाखापट्टनम में HMIS, सोनावटी, अहमदाबाद और फ्लोटला जहाज हड़ताल से प्रभावित हुए। हमें जल, थल, वायु हर तरफ से घिरा जा रहा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश संसद में यह ऐलान किया कि रॉयल नेवी के 7 बेड़े HMS ग्लासगो सहित बंबई के लिए रवाना कर दिए गए हैं। उधर दिल्ली हेडक्वार्टर से भी ये घोषणा की गई कि नेवी और आर्मी की कुमुक बंबई, पूना और कराची के लिए रवाना कर दी गई है। नौसैनिकों में आजादी की इस जंग के लिए अथाह जोश था। उन्होंने रॉयल इंडियन नेवी का नाम बदलकर अब इंडियन नेशनल नेवी कर दिया था। जैसा कि शुरू में ही तय हुआ था, सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी ने यह घोषणा की कि अब से वे सिर्फ राष्ट्रीय नेताओं से आदेश लेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन यहाँ अजीबोगरीब स्थिति बन गई थी। नेतागण चुप थे। That's what we said, that we shall take orders from nobody but our own national leaders. We didn't say handover. We said we should take orders from them. We didn't expect those who have been carrying on the fight with this thing, ahimsa. What will they know about ahimsa? And what shall we know about ahimsa? We have been trained to fight, so we shall fight. After taking over, we'll hand it over to them, or take orders from them. That was this thing. And indications that we have been getting from, say, Achyut Padwardhan, Arun Asaf Ali, that they will come and take over. In fact, at that time, Arun Asaf Ali was in Bombay. And when our people went and told her that we have taken over Navy, she said, it's not like that. You are fighting forces. You decide what is your actual this thing. What do you actually want? This was not the Arun Asaf Ali we knew, we heard in the public. To our eternal damnation in this thing, she just backed out. Not only backed out, she sent telegram to Nehru, you alone can save Bombay, and run away to Pune. This is a fact
anybody who has been in Talwar that time as I was, 1500 ratings, if anybody anywhere still living will tell you, because we are so disappointed. Broadly speaking, that Sardar Patel was a more pragmatic individual. Now, he didn't want a mutinous force to be with us when we were going to become independent very soon. He wanted a disciplined force. So he advised the mutineers who went to him, lay down your arms, surrender, and then we will listen to your grievances. Whereas Jawaharlal Nehru was more of a visionary. So he gave them different advice. He was on their side. They were the youth, and they said they had to be supported. Mahatma Gandhi did not, Mrs. Asif Ali didn't even call it a mutiny. She said it was a strike. Well, I do remember that Aruna Asif Ali, who was very much agitating against the British, had come to Bombay, and I believe, I do not know if it is correct, that she was in touch with the mutineers and was encouraging them. But I also know that Sardar Patel, who was then the Home, virtually he wasn't then the Home Minister, but he also had come down to Bombay, and certain opportunistic senior Indian Reserve officers had contacted him. But I believe, and I'm convinced it is true, that he told these officers, and he made it known to the mutineers, that this must stop, because when India became independent, they didn't want the armed forces to be anything but loyal to the state and not go on strike or mutiny. He did not approve of this kind of conduct. Pandit ji's speech was ये नेवी की म्यूटनी को हम क्या कहें, 20-25 साल के 20-22 साल के बच्चों ने क्या क्या हम क्या कहें। ठीक है, उन्होंने जो किया उनके समझ में था किया, पर हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। दिस वाज द स्पीच ही मेड इन चौपाटी। ये सारी की सारी मूवमेंट जनता की भी, नेवी की भी, एक वर्किंग क्लास के हाथ में जा रही थी, एक कम्युनिस्टों के हाथ में जा रही थी, और हो सकता है कि इनकलाब आ जाता और उस इनकलाब में वर्किंग क्लास की फोर्सेस जो है, कामगार वर्ग की जो ताकतें हैं, वो हिंदुस्तान की आज़ादी उनके हाथ में चली जाती। तो जाहिर है कि जो लीडरशिप थी मेन स्ट्रीम की, वो वर्किंग क्लास की नहीं थी, वो थी मध्यम वर्ग और उससे ऊपर का वर्ग जो है, अपर क्लास। तो शायद उनको डर लगा होगा कि भाई इनके हाथ में चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उन्होंने लिप सिंपैथी थी, मगर रियल सपोर्ट नहीं थी। कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के नेता समझते थे कि इससे रुकावट पड़ेगी बातचीत। हम लोग ये समझते थे, और ये जो नेवी वगैरह वाले थे ये समझते थे कि जितना प्रेशर पड़े, और हम भी समझते थे कि जितना ये प्रेशर अंग्रेज के ऊपर पड़ेगा उतनी ही हमको आज़ादी जल्दी मिलेगी। हमें लगा था कि देशवासियों ने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया है, लेकिन ये गलत था। इस उठे तूफान से घबराकर सिर्फ नेतागणों ने ही चुप लगाई थी। इस मौके पर जनता ने सिद्ध कर दिया था कि वो अपने बलबूते सोच समझ सकती है और कदम उठा सकती है। बंबई की जनता ना तो नौसैनिकों की इस कार्यवाही से भयभीत थी, ना उसने कोई संकोच दिखाया। जनता हमारी रक्षा के लिए आगे आई। बंदरगाह पर अद्भुत नज़ारा था। गेटवे ऑफ इंडिया के पास हर तबके, हर मजहब के लोग खाने के पैकेट, पानी के बर्तन लेकर इकट्ठा हुए। रेस्टोरेंट मालिकों ने दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि भिखारी भी हमारे लिए छोटे छोटे पैकेट लेकर आए। भीड़ लगातार बढ़ रही थी। कोलाबा से बलाड पेड़ तक का समूचा किनारा सेना की देखरेख में था। टाउन हॉल उनका हेडक्वार्टर था। सिविल पुलिस उमड़ती हुई भीड़ पर काबू पाने की हर चंद कोशिश कर रही थी। हम 2 घेरों को तोड़कर ही समंदर से किनारे पर पहुंच सकते थे। तभी हिंदुस्तानी सिपाहियों ने इस चक्रव्यूह को तोड़ा। पीठ पर राइफलें बांधे वो जनता द्वारा भेजे गए खाने के पैकेट किश्तियों में पहुंचाने लगे, जो हमने जहाज़ों से बंदरगाह पर भेजी थी। और ब्रिटिश अफसर असहाय से मूक दर्शक बने
ये तमाशा देख रही थी। There was tremendous sympathy from the Bombay local gentry, and though the dockyard boats had stopped plying, the sailors themselves who had revolted, they took over the dockyard boats, and these 6 days, every day used to get a fresh supply of rations, milk, etc. And the Bombay local gentry, they provided. And I must tell you, those 6 days, we had the best of rations that you can possibly think of. The people took out processions, they burnt the flags, etc. Of the US Information Office flag was burnt. Bombay people were very much on the side of the shall we say, the wave towards freedom. और तब बंबई शहर की जनता पर ब्रिटिश फौजों का कहर टूट पड़ा। हिंदुस्तानी सैनिकों ने जब निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, तो ब्रिटिश सैनिकों की बटालियंस मशीन गनों से लैस होकर सड़कों पर उतर आई। पहली बार ब्रिटिश सेना ने जनता से मुकाबला करने के लिए टैंकों का इस्तेमाल किया। लोगों के पास हथियार न थे, सड़कें खोदकर उन्होंने पत्थर इकट्ठे कर लिए और उन्हीं से सेना का मुकाबला किया। And that was the first time, let me tell you this, that was the first time British brought tank regiment in Bombay Street. And workers of Bombay fought with stones. What is known today as Delail Road. Abhi kya naam hai? Delail Road? Forget. Delail Road, they dug up the roads so that the tanks can't cross and gave their lives. In one day, more than 300 died. That has never happened before. And this I checked up afterwards when I became a reporter in Free Press Journal. I checked up in the police office. जो शहर के लोग थे वो उनकी सपोर्ट में बाहर आ गए, तो फ्लोरा फाउंटेन के ऊपर जबरदस्त डिमॉन्स्ट्रेशन हुए और पुलिस ने टीयर गैस चलाई, तो ऊपर से बिल्डिंग से लोग गीला कपड़ा करके उन्हें देखते थे आंखों में लगाने को। एक यूनिटी ऑफ द आर्मी in revolt against the British or the citizens, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी, इंडिया में पहले कभी नहीं हुई थी। हुई गदर के वक्त हुई 1857 में, उसके बाद अब हुई। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। ऐ रहबर